इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी सबसे पहला फंडामेंटल राइट दिया गया है, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। राइट टू इक्वालिटी में बात की जाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, यानी कि सारे व्यक्ति कानून के नज़र में बराबर हैं और सारे कानूनों की समान तरीके से रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 14 में ये बात कहा गया है कि स्टेट किसी भी आदमी के राइट को कि वह कानून के नज़र में बराबर है उसको डिनाई नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 14 में जो भी राइट दिया गया है वो इंडियन पीपुल्स के लिए भी है और जो फॉरेनर्स जो कि इंडिया में आके रह रहे हैं या घूमने आए हैं उन लोगों को भी ये राइट दिया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई खास स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कानून के सामने, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो कानून से बड़ा नहीं है। जबकि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज उसमें सबसे पहली बात ये बताई जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर उसका सर्कमस्टांसेस इक्वल है तो। और दूसरी बात ये की जाती है कि अगर कोई भी आदमी है चाहे वो अमीर है या गरीब है उन सबको सेम तरीके का लॉ जो है उस पर इम्पोज्ड होगा अगर वो सेम तरीके का क्राइम किया हुआ है तो उन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और अगर कोई बंदा एक ही तरह का क्राइम करके आता है चाहे वो अमीर हो या गरीब हो उन सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ऐसा देखा जाता है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें सिर्फ निगेटिव बात की गई है कि ऐसा नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं किया जाएगा, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसमें पॉजिटिव बात की गई है कि ऐसा किया जाएगा ऐसा किया जाएगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को निगेटिव एस्पेक्ट मानते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है। जबकि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों का मतलब बस एक ही है कि सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना है, लोकल स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का और जस्टिस इस्टेब्लिश करना है सोसाइटी में। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट था डाइसी का, एवी डाइसी का, उससे लिया गया है जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। एवी डाइसी अपने रूल ऑफ लॉ में 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये करते हैं कि कोई भी आदमी बिना किसी कानून के उल्लंघन किए हुए सजा नहीं पा सकता है। दूसरा बात करता है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबको कानून के नज़र में सेम देखा जाएगा और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तीसरा बात ये करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल के जो भी राइट है उसका रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, बशर्ते इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिविजुअल्स को राइट देता है। एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ के जो भी 3 एलिमेंट्स हैं उसमें से पहला और दूसरा एलिमेंट यानी कि सभी लोग कानून के नज़र में बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को तब तक सज़ा नहीं दिया जाएगा जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है, ये इंडियन सिस्टम पे पूरी तरह से लागू होता है। इंडिया में ये देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही इंडिविजुअल्स को राइट देता है, वही इंडिविजुअल के राइट का सोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल चुका है कि जो भी आर्टिकल 14 के तहत फंडामेंटल राइट्स यानी कि राइट टू इक्वालिटी दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर्स है और इसको किसी भी अमेंडमेंट के तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का रूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के और जो भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट के वो पूरी तरीके से इम्यून होते हैं, उनको ये इम्यूनिटी आर्टिकल 361 में दिया गया है। प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कोई भी पावर इस्तेमाल करने पर जो उनके ऑफिस पीरियड में वो
कोई भी पावर का जो इस्तेमाल किए हैं उनके लिए कहीं भी किसी भी कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ता है उनको। दूसरा पॉइंट ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि वो अपने ऑफ टर्म को पूरा ना कर लें। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी क्राइम कर ले, लेकिन जब तक वो अपने टर्म को पूरा नहीं कर लेते हैं कोई भी कोर्ट जो है उन पे कोई भी अरेस्ट वारंट या किसी तरह का वारंट जारी नहीं कर सकता और उनको जेल भी नहीं भेजा जा सकता है जब तक कि वो अपने ऑफिस के टर्म को पूरा ना कर लें। यानी कि 5 साल तक अगर वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं तब 5 साल तक वो जो मन वो कर सकते हैं। आर्टिकल 31C जो कि आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करता है, उसमें ये एक एक्सेप्शन लिखा गया है कि स्टेट जब भी डीपीएसपी के लिए कोई भी लॉ बनाएगा जो कि आर्टिकल 39 के अंतर्गत दिया गया है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। चाहे उस डीपीएसपी को लागू करते टाइम अगर कोई भी लागू कानून बनाया जाता है और उस कानून से कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सप्लॉइट होता है, वायोलेट होता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी टारगेट है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जहां पर आर्टिकल 31C आएगा वहां पे आर्टिकल 14 चला जाएगा। एक एक्सेप्शन ये भी है कि जो भी फॉरेन रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी मिला रहता है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के तहत। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स का पहला पॉइंट, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर